नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। तो हाल ही में मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख रहा था जो मेरी होम पेज पे समहाउ अपीयर हुए। ये वीडियोस जब मैंने देखे तो दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव प्राइमरीली रीजन के मैंने ये वीडियोस देखे। तो कितने ही लोग जो केसेस हैं जो मैंने वहाँ पे सुने, लोगों की परेशानियाँ देखी उन वीडियोस के थ्रू। तो उसको देख के और ये कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपने सुना होगा कितने स्टक प्रोजेक्ट्स देखे हैं आपने। अगर आप गुड़गांव साइड आएंगे, न्यू गुड़गांव साइड आप देखें द्वारका एक्सप्रेस वे के आसपास आप देखेंगे, या उससे आगे भी जाएंगे मानेसर के आसपास, न्यू गुड़गांव में स्पेशली, और इधर नोएडा में भी, ग्रेटर नोएडा में नोएडा एक्सटेंशन में, हर जगह, गाज़ियाबाद में, ओवरऑल दिल्ली एनसीआर में ये एक प्रेवलेंट प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं ये आपको स्टक मिलेंगे और रुकी हुई हालत में मिलेंगे, और उसके बाद इसका फ्यूचर बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता है। और इसमें फंसता सबसे ज़्यादा वो है जो एक एंड यूज़र होता है, इंडिविजुअल होता है, जिसने घर लेने की मंशा से, एक अपना फ्यूचर सिक्योर करने की मंशा से इसमें पैसे लगाए होते हैं, अपने सारे लोन लिया होता है। तो बहुत ही एक सैडिस्टिक सिचुएशन है हमारी कंट्री में, जिसको लेके कभी भी कोई भी स्ट्रॉन्ग रूल या इन्फोर्समेंट नहीं है। कहने को रेरा आ गया है, बट वो रेरा कितना ज़मीन पे कितना काम लोगों के लिए कर रहा है, बहुत उसको गॉज कर पाना मुश्किल है। उसका मैं आपको कुछ सिनेरियो से मैं आपको इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स सबको पता है क्या होते हैं। एक लैंड पार्सल होता है 3 से लेके 10 एकड़, 15 एकड़, डिपेंडिंग ऑन दी साइज़ एंड सेक्टर। एक लैंड पार्सल एक प्राइवेट बिल्डर एक्वायर करता है गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट उसको बिल्डर को बेसिस सर्टन क्राइटेरिया वो लैंड अलॉट करती है, जिसमें इसको एक रेजिडेंशियल प्रीमिसेस बनाना होता है। उसमें चाहे वो अपार्टमेंट्स बनाए या विलास बनाए, वट एवर एज़ पर दी प्रोजेक्ट अप्रूवल, उस पर वो बनाता है। मोस्टली केसेस में अपार्टमेंट्स बनती हैं, जिससे कि वो एक लार्ज नंबर ऑफ रेजिडेंट्स को फुलफ़िल कर पाए वो सिचुएशन। तो ये प्रोजेक्ट्स मेनली होते हैं बिल्डर लैंड पार्सल एक्वायर करके एक प्रोजेक्ट लेआउट निकालता है कि इस प्रोजेक्ट में कितने टावर्स होंगे, क्या फैसिलिटीज़ होंगी, उसका एक 3D मॉडल या उसके ब्रोशर्स जब प्रिंट होते हैं मार्केट में, उसकी मार्केटिंग होती है, और इवेंचुअली वो प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं वो अपना सारा लेआउट्स, उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या एमिनिटीज़ होंगी, इसको लेके, और पेमेंट प्लान्स क्या रहेंगे, कितना स्क्वायर फीट का वो प्राइस रख रहे हैं, उसको लेके ये सब चीज़ें, और कब पोजीशन मिल जाएगा, ये सब डिटेल्स लेके आते हैं। तो प्रोजेक्ट लॉन्च फेज में लोग अपना उसमें पैसा डालते हैं। जो बुकिंग होता है 2, 4, 5 लाख जो भी अमाउंट होता है, जस्ट आई एम गिविंग यू अ रैंडम नंबर। तो इस अमाउंट से लोग उस प्रोजेक्ट में एंटर करते हैं, प्रोजेक्ट में अपना फ्लैट बुक करते हैं, और उस फ्लैट बुक करने के बाद कंपनी एक पेमेंट प्लान इंडिविजुअल को देती है, जिसमें उनकी कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि जैसे कि जब लैंड इवैक्यूएशन होगा, खुदाई होगी ज़मीन में, तब आपको 5% पैसा देना होगा। जब बेसमेंट तैयार हो जाएगी, बेसमेंट की रूफ डल जाएगी, तब 5% देना होगा। जब पहले ही 10 फ्लोर बन जाएंगे तब 20% देना होगा। इस तरह से बेसिकली प्लान्स होता है, जिससे कि ये यूज़र को ये भी कॉन्फिडेंस देता है कि आपका पैसा उस स्टेज पे जाएगा जिस स्टेज पे जाके बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। बट समहाउ होता क्या है, इनिशियल स्टेज पे तो प्रोजेक्ट आपका लॉन्च होता है, आप पैसे देते हैं और कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो जाता है। जो पेमेंट 70-80% तक का उनका टारगेट होता है, जैसे कि 20 फ्लोर का एक टावर बनना है, तो 16-17 फ्लोर तक का टावर तैयार हो जाता है। आप वहाँ तक की पेमेंट मैक्सिमम दे देते हैं, टू 70% पेमेंट आपकी चली जाती है वहाँ पे। उसके बाद सडनली कंपनी या प्रोजेक्ट स्टक हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, लाइक कंपनी बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देती है अपना आपको। जैसे नोएडा में आपने देखा सुपरटेक एक बिल्डर है, ATC एक नया एक ऐसा बिल्डर है। इस तरह के बहुत बिल्डर हैं नोएडा गुड़गांव में जो कि बैंकरप्ट हो जाते हैं, बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देते हैं, और इंसॉल्वेंसी में चली जाती है कंपनी। प्रोजेक्ट्स वहीं के वहीं स्टक हो जाते हैं। उसमें फंसता कौन है? यूज़र, क्योंकि यूज़र ने अप टू 70-80% पैसा दे दिया होता है
अब इस हालात में ना तो वो यूज़र अपना फ्लैट को सेल कर सकता है, अगर इन प्रोग्रेस प्रोजेक्ट होता है तो उसमें, और जो स्मूथ चल रहा है, इसमें लग रहा है डिलीवरी हो रही है, तो वो यूज़र अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को भी बेच देता है, उसमें प्रॉफिट भी कमा लेता है और वो फ़ायदे का सौदा होता है। बट जब आपका पैसा फंस गया, आपका बजट स्टक हो गया, तो आपको कोई उसको परचेज भी नहीं करेगा, तो वहाँ पे एंड यूज़र इज़ टोटली इन दैट मेस। अब होगा क्या, कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाएगी। हाँ, जो भी सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग होगी, रेगुलेशन के हिसाब से एक गवर्नमेंट एजेंसी को अलॉट होगा वो प्रोजेक्ट और उसको ऑर्डर दिया जाएगा कि आप उस प्रोजेक्ट को तैयार करें। बट ऐसा होता नहीं है, या बिल्कुल ऐसा जो एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं होता है, बिकॉज आज की डेट में साल 2008 साल 2010 के प्रोजेक्ट्स हैं जो लॉन्च हुए थे, लोगों का पैसा और वो प्रोजेक्ट्स 2012 2013 15 तक बन जाने थे। आज 2025 है, 10 से 15 साल हो गए हैं, तब भी वो प्रोजेक्ट्स आज भी बंद पड़े हैं। आप गुड़गांव में, न्यू गुड़गांव में एक्सप्रेस वे जाके देखिए, आप इधर नोएडा की तरफ आ जाइए, आप गाज़ियाबाद देख लीजिए, ऐसे नोएडा एक्सटेंशन देख लीजिए, कितने प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं। और ये हर बिल्डर का नहीं है, कुछ टिपिकल बिल्डर जैसे जेपी है, सुपरटेक है, सिर्फ 2-3 एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा वेल नोन बिल्डर हैं। ऐसे छोटे बिल्डर्स भी हैं जो कि रीजनल लेवल पे हैं, बट समहाउ वो नहीं चल पाते हैं। तो इस हालात को लेके के 15 साल तक अगर आपका पैसा फंस जाए, आपका मकान ना मिले, आपका यू आर टोटली स्टक, आप ईएमआई पे कर रहे हैं, अगर आपके पास मकान रहने को नहीं है दूसरा, तो आप रेंट पे रह रहे हैं, आप रेंट भी दे रहे हैं और आप होपलेस होते जा रहे हैं। अगर आपने 30 की एज में मकान लिया था, बुक कराया था ये उम्मीद में कि आपको वो 35 की उम्र में मिल जाएगा, तो आज आप 45 साल के हो चुके हैं, आपके पास मकान नहीं है, ना ही आपको मकान आगे मिलने की कोई उम्मीद है जल्दी में। अगर आपने 40 की उम्र में बुक कराया था, तो आज आप 55 के हो गए हैं, शायद आप रिटायर भी हो गए हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, अपनी एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए आप चाहते थे, और वो सिचुएशन भी नहीं है। इस कंडीशन में इतने हज़ारों लाखों लोग फंसे हुए हैं और इतना एक डिप्रेस्ड ये सिचुएशन है लोगों के लिए, और सरप्राइजिंगली इसमें गवर्नमेंट का कोई भी एक्शन इन जनरल नहीं लगता है। बिल्डर तो इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करके भाग जाता है, फर्स्ट हाउस में एंड यूज़र है। और जिन कंडीशंस और कुछ केसेस में जिसमें गवर्नमेंट ने अपनी एजेंसीज के थ्रू फ्लैट्स बनवा भी दिए, तो उनकी हालत इतनी ख़राब होती है कि आप उसकी होना ना होना एक ही बात है उसकी, बिकॉज उसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं रहेगी, वो एक डेप्रिसिएटिंग एसेट बन जाएगा। आपने लिया होगा वो 40 लाख का, आपका वो बिकेगा 30 लाख का भी नहीं। कोई भी बायर इसको लेना नहीं चाहेगा, बिकॉज इतनी ज़्यादा सप्लाई है मार्केट में ऐसे प्रोजेक्ट्स की, स्पेशली जहाँ पे आपके रेट्स वहाँ वैसे ही पहुँच जाएंगे। और क्योंकि उनकी इमेज ही इतनी ख़राब हो चुकी होती है प्रोजेक्ट्स की, कोई इनमें बाय आउट करना भी नहीं चाहता है। बट अब सवाल ये आता है कि क्या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ में पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए? तो देखिए, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये, इसका कोई आंसर नहीं है सही या गलत, कोई तरीका नहीं है इसका। लोग कहते हैं कि बिल्डर देख के करना चाहिए, तो आपको मैं बता दूं, जो बिल्डर के प्रोजेक्ट्स आज तक हैं गुड़गांव नोएडा में पिछले 10 से 15 साल में, वो साल उन सालों में अपने टाइम के टॉप बिल्डर्स रहे हैं, टॉप बिल्डर्स माने जाते थे, वो एक ब्रांड्स थे उस टाइम पे, एक एस्पिरेशन थी। तो आज वो स्टक हैं, तो इसको लेके आप कोई भी नहीं कह सकते हैं कि ये ब्रांड नहीं फेल होगा या ये ब्रांड फेल हो जाएगा। तो ऑनेस्टली बहुत ही ट्रिकी है ये। मेरी पर्सनल इसमें एनालिसिस क्या है, मेरा क्या मानना है, अगर मुझे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना होगा, पहले तो मैं प्रेफर करूँगा हमेशा रेडी टू मूव इन में ही लेने के लिए, चाहे वो मुझे थोड़ा महंगा पड़े। एटलीस्ट मैं उस चीज़ पे ले सकता हूँ जब अर्ली हैंड ओवर स्टार्ट होने वाला था, तो आपको ये पता लगता है कि प्रोजेक्ट हाँ ये उस स्टेज पे पहुँच गया है जहाँ पे आप इस पर फ्लैट तो आपको मिल जाएगा। थोड़ा लेट हो जाए, 2-4-6 महीने चलता है, बट सालों में अटक जाना, वो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। दूसरा, अगर आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में ही इन्वेस्ट करना है बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आप उसमें एक अच्छी अप्रिसिएशन लेना चाहते हैं, या आपको पेमेंट प्लान का बेनिफिट जो लगता है कि कुछ पेमेंट देना पड़ता है या एक स्टेज पे, और 4 से 5 साल में वो एक विंडो मिलता है, उससे एक अच्छा हो जाता है, तो मुझे लगता है आप उस बिल्डर को चुनें। आप उसके प्रोजेक्ट स्टडी कीजिए, पिछले 5 से 6 प्रोजेक्ट्स के देखिए, कितने उसने डिलीवर किए हैं, क्या उसकी ड्यूरेशन में कोई डिले आया था,
न्यूज़ में सर्च कीजिए उस बिल्डर के बारे में, कोई भी कंट्रोवर्सी क्या लेटली नज़र आई है, उस बिल्डर के कॉन्करेंट प्रोजेक्ट कितने चल रहे हैं, कितने पैरेलल प्रोजेक्ट अभी एक्टिव हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिल्डर मोस्टली जो पहले भी फेल हुए हैं वो एक साथ 8 से 10 प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च कर दिए और कोई भी वो डिलीवर नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे में लगा दिया, दूसरे का तीसरे में लगा दिया और इस तरह से सारा मामला वहाँ पे ठप होता गया। तो ये ज़रूर चेक कीजिए कि कौन बिल्डर कितने प्रोजेक्ट पैरेलली बना रहा है। अगर वो बहुत ज़्यादा पैरेलल प्रोजेक्ट्स में अगर आ गया है तो वहाँ पे एक रेड फ्लैग मैं कहूँगा। मैक्सिमम 2 प्रोजेक्ट से ऊपर कोई बिल्डर अगर ऑपरेट कर रहा है तो मुझे लगता है कि वो वहाँ पे फंड डाइवर्ट करने का ट्राई करेगा या फिर उसकी इंटेंशन कुछ और हो सकती है, मार्केट डायनामिक्स बिगड़ सकते हैं। तो वो ओवरऑल एक रिस्क है। एक बिल्डर अगर 1 से 2-3 प्रोजेक्ट मैक्सिमम पे अगर फोकस करके वो बना रहा है तब आप एक रिस्क ले सकते हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए कि मार्केट में उसका नाम क्या है, उसके पीछे के प्रोजेक्ट्स कैसे हैं। क्योंकि अभी इतना इतना टाइम हो गया है ये अपार्टमेंट कल्चर आते हुए 2005 के बाद से ये रेलेवेंट हुए थे, 2010 में ये बूम किया और आज तो आप रेट्स देख ही रहे हैं क्या है, आउट ऑफ रीच हैं। कोई भी नया प्रोजेक्ट भी आता है तो 2.5-3 करोड़ से नीचे आ नहीं रहा है वो, और अभी टिकट साइज़ बढ़ गया है। जो लोग 2010 में जिनका पैसा फंसा था वो 40 से 50 लाख की उनकी बुकिंग्स थी, मार्केट वैल्यू पे वो फ्लैट थे। आज अगर वो किसी का अगर ऐसा खुदा ना खास्ता ऐसा हो तो आप सोचिए कितना हाई अमाउंट ऑफ मनी विल बी स्टक फॉर द पीपल, और वो बहुत मुश्किल है उससे नो कोप अप करना, इवॉल्व करना। तो मेरा ये थोड़ा सा थॉट प्रोसेस था कि अगर आपको लेना है अंडर कंस्ट्रक्शन तो ये आप स्टडी कीजिए। अगर आप इसमें कोई और थॉट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।